हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल कीप लर्निंग में। और आज का टॉपिक भी हमारा पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है, एरिया एंड पैरामीटर का। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्या क्या किया हमने। सबसे पहले एरिया एंड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल का समझा, क्वाड्रिलेटरल का समझा, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली। आज हम ट्रायंगल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एरिया एंड पैरामीटर से ही ट्रायंगल के सवाल कैसे बनाए जाते हैं वो समझेंगे। अब ट्रायंगल में देखो, चार टाइप के मैंने ट्रायंगल बताया था तुम्हें कि चार टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला राइट ट्रायंगल, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और चौथा स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। ये चार टाइप के ट्रायंगल है। अब इन चारों टाइप में कैसे एरिया निकालेंगे, कैसे पैरामीटर फाइंड करेंगे, ये सब समझेंगे। फॉर्मूला मैंने पहले ही समझा दिया सबका। तो सबसे पहले नंबर पे आज हम बात करते हैं राइट ट्रायंगल की, ठीक है। राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। चलो इसमें मैं क्वेश्चन रखता हूं सबसे पहले कि फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर whose base and height are 4 centimeter and 3 centimeter रिस्पेक्टिवली। चलो ये हमारा क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। यहां है मतलब कि एक राइट ट्रायंगल हमारे पास गिवन है जिसका बेस एंड हाइट आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली मैंने पहले भी समझाया था, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि क्रम में आ जाएगा। जैसे कि बेस का मान पहले वाला होगा, हाइट का मान दूसरे वाला होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना। जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है जस्ट उसके सामने वाली जो साइड होती है ये हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। बाकी जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधी खड़ी लाइन है बिल्कुल, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी बेस हो जाएगी। अब ध्यान से समझना क्योंकि इसमें दो चीजें अभी हमें समझना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एरिया की, ठीक, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आधार हो गया नीचे वाली साइड, और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर को ही हम हाइट बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलो, हाइट बोलो या एल्टीट्यूड बोलो, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। हमें इसमें एक चीज ये दिख रहा है कि एरिया निकालने के लिए मुझे दो साइड की जरूरत है। कौन कौन से साइड की? बेस और हाइट की, ठीक है। हाइपोटेनियस का तो इसमें जिक्र भी नहीं किया गया है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने के लिए मुझे इस ट्रायंगल में से मात्र दो साइड की जरूरत है, हाइट की और बेस की। अब हम क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि जो चीज की जरूरत है हमें, जो चीज की रिक्वायरमेंट है, वो चीजें मेरे पास पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो अलग तरीके से मुझे कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो एरिया निकालने के लिए जो चीज चाहिए था वो क्वेश्चन मेरे पास गिवन ही है। तो बस वहां से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस। अच्छा देखो बेस एंड हाइट, तो पहले नंबर पे बेस, तो बेस हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर।
तो बेस की जगह पे हम 4 सेंटीमीटर रख लेंगे और हाइट दूसरे नंबर पे है यानी कि 3 सेंटीमीटर, तो 3 के जगह पे हम हाइट रख लेंगे, वो हाइट के जगह पे हम 3 रख लेंगे। अब जैसे 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। और 2 से 4 जो है हमारा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितने बार में कैंसिल हुआ? 2 बार में। तो देखो नीचे अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे तो 1 ही मानेंगे, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, बाकी हमें ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। बाकी अब 6 आने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा डायमेंशन दिया हुआ था उसका यूनिट क्या था। तो हम यूनिट देख रहे हैं कि दोनों जगह सेंटीमीटर लगा हुआ था, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि हम एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट पे स्क्वायर लगाते हैं, तो इसका हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। चलो अब मेन चीज है पेरीमीटर। एरिया तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक एरिया अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। चलो देखो, फिर से मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री है, मतलब ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, बेस और हाइट, ये दो चीज गिवन है। तो बेस हमारा कितना था? 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। और मुझे निकालना क्या है? पेरीमीटर। अब ध्यान से समझना, निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर के लिए मैं शुरू से ही एक चीज बताते आ रहा हूं कि पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सारे साइड को सम कर दोगे, सारे साइड का योग निकाल दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल का अगर मैं पेरीमीटर निकालना चाहूं तो इसमें भी तीनों साइड को मुझे सम करना होगा। अब तीनों साइड है क्या क्या? तो एक तो हाइपोटेनियस है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, यानी कि H प्लस बी P प्लस बी, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस। पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में मात्र मुझे 2 ही साइड दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं इसकी थर्ड साइड फाइंड करूंगा। थर्ड साइड का क्या? अच्छा, थर्ड साइड में कौन सा साइड फाइंड करना है? हाइपोटेनियस का करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों का मान तो गिवन ही है हमारे पास, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखो कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करना हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। 2 साइड गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। मैंने पहले भी बता दिया था, चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का मतलब हाइपोटेनियस हो गया, p का मतलब परपेंडिकुलर हो गया और b का मतलब बेस हो गया। यह है पाइथागोरस थ्योरम, और इसी थ्योरम से 2 साइड से तीसरी साइड हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है उसकी वैल्यू मैं उसके जगह पे पुट कर दूंगा, और जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है वो लास्ट में फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, किसकी किसकी वैल्यू गिवन थी? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 गिवन थी 4 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू 3 गिवन थी 3 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना था, यानी कि h फाइंड करना था। तो h ये तो मुझे फाइंड करना है, तो इसके जगह पे तो मैं कुछ वैल्यू लिख ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है। तो h का h स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है। तो p की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि p के जगह पे हम क्या रखेंगे? 4। p पे स्क्वायर था, 4 पे स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस बेस। b के जगह पे क्या है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि b के जगह पे क्या रखेंगे? 3। b पे स्क्वायर था, 3 पे स्क्वायर कर दिया। क्लियर है यहां तक? चलो अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। h स्क्वायर अभी वैसे ही रख के चलेंगे हम, इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर है, मतलब अगर उसको सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर 2 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2 मतलब स्क्वायर। अगर किसी संख्या का पावर 2 है तो उसे स्क्वायर बोलेंगे। अब करेंगे क्या कि जिस संख्या पे पावर 2 है उस संख्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 4 का पावर 2 था तो 4 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16, फिर प्लस
3 का पावर 2 था, तो 3 इंटू थ्री कितना है 9, तो 9 यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। 16 और 9 को हमने ऐड किया तो 25 हो गया। लेकिन ये जो 25 मेरा आया है ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन मुझे किसकी चाहिए, खाली एच की चाहिए। मतलब कि मुझे यहां से स्क्वायर हटाना होगा। अब मैं अगर यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसके एच स्क्वायर यानी कि एच के ऊपर से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके सामने यानी कि अगली साइड में जो भी संख्या या जो भी डिजिट दी होगी उसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दूंगा। मतलब कि यहां से एच स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो स्क्वायर हटा तो 25 अब अंडर रूट के अंदर आ गया। ठीक है, अंडर रूट का मतलब इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब हो गया h इक्वल टू अंडर रूट 25। जब भी रूट के अंदर कोई संख्या हो तो तुम ये चेक करो कि उस संख्या का सेम संख्या का पेयर कैसे बने। सेम संख्या का मतलब क्या होगा कि जैसे 25 है तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो नंबर रखूंगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करूंगा और मेरे आंसर 25 आना चाहिए। तो 5 के टेबल में 5 बार में 25 आता है, यानी कि 5 इंटू 5, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 को अब अंडर रूट में मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू 5, और रूट के अंदर जब सेम संख्या का पेयर बन जाता है तो वहां से एक संख्या बाहर आ जाता है, यानी कि h इक्वल टू मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों की वैल्यू गिवन थी, हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या निकालना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए अब जस्ट इसके सामने मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। अच्छा पहले क्या है h है, h मतलब हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या निकाली हमने 5, तो h के जगह पे हम 5 रख देंगे। फिर प्लस p यानी कि परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख देंगे। फिर प्लस b यानी कि बेस यानी कि आधार, और आधार की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 5 और 4 को ऐड किया 9, और 9 में 3 ऐड किया 12, यानी कि इसका पेरीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक था। तो देखो हमने दोनों चीज सीख लिया, 3 चीज सीख लिया इसमें कि एरिया कैसे फाइंड करना है, पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, और अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड कैसे फाइंड करना है। देखो इसी फॉर्मूले से तुम्हें चलना है, इसी थ्योरम से तीनों में से कोई भी साइड फाइंड हो जाएगा। बस इनकी जगह याद कर लो कि हाँ एक ऐसे ऐसे जगह पे हैं, मतलब कि एच स्क्वायर अकेला है और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाइपोटेनियस गिवन हो, बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो हाइपोटेनियस की जगह पे हाइपोटेनियस की वैल्यू रखेंगे, बेस की जगह पे बेस की वैल्यू रखेंगे, परपेंडिकुलर को वैसे ही छोड़ देंगे। फिर इसकी वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम बेस की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका अगला दूसरा पहलू क्या होगा कि ये सीधा है, साइड गिवन था, एरिया या पेरीमीटर हमसे पूछ रहा था। अब इसका उल्टा पहलू क्या होगा कि एरिया गिवन होगा तो हमसे साइड पूछेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रखना है, उसी फॉर्मूले से हम चलेंगे और वहीं से हमारा हर चीज फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। चलो अब हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या तरीका है अब ये समझो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया एंड perimeter of an equilateral triangle whose
वन साइड इज 8 मीटर। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा था, कौन से क्वेश्चन ट्रायंगल से है, इक्विलैटरल ट्रायंगल से, कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच वन साइड इज 8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, चलो हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम नाम रख देते हैं ए बी और सी। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक बार हम प्रॉपर्टी माइंड में ले आएंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती है, 3 साइड है और तीनों साइड इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। दूसरी चीज, जब तीनों साइड इसकी इक्वल है तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अब इसमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है और पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए एक साइड मेरे पास गिवन है 8 मीटर। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है व्हिच वन साइड इज 8 मीटर, एक साइड की बात हो रही है। अगर सपोज करो कि इस साइड को मैं 8 मीटर लिखता हूं तो बाकी के दोनों साइड क्या होंगे, तो 8 मीटर ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनकी तीनों साइड इक्वल है, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा और ये भी 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, अब ये चीज आ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने फॉर्मूला बताया था 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल है इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड, साइड की वैल्यू क्या है, 8 है, तो साइड के जगह पे 8 रख देंगे, यानी कि 8 3 जा 24 और बाकी का मीटर। तो ये हमारा फाइंड हो गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो अब बात करते हैं, अच्छा इसका अपोजिट क्या होगा। सपोज करो कि इसका दूसरा पहलू अगर क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन में ये होगा कि पेरीमीटर गिवन होगा। सपोज करो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर 24 गिवन है। क्या गिवन है, 24 गिवन है। पेरीमीटर इक्वल टू 24 गिवन है और तुमसे साइड पूछा जा रहा है कि इसकी साइड क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसी का अपोजिट है। पिछले में क्या था कि साइड गिवन था, पेरीमीटर निकालना था, अब पेरीमीटर गिवन है, साइड निकालना है। तो तरीका दोनों का बिल्कुल सेम है, तरीका में चेंजिंग कोई नहीं होगा, बस कैलकुलेशन में चेंजिंग आ जाएगी। कैसे, ये समझ लो। पेरीमीटर इक्वल टू 24 लिख दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, मतलब जिसकी वैल्यू गिवन होती है पहले उसको आमने सामने लिख लो, फिर ये देखो कि जिसकी वैल्यू गिवन है उसका फॉर्मूला क्या है, जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लिखो। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला था 3 इंटू साइड। ठीक है, तो 3 इंटू साइड के बराबर में अब 24 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, साइड की, और साइड के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि साइड इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन में 3 और 3 से 24 8 बार में कट गया, यानी कि साइड मेरी कितनी आ गई, 8 मीटर। देखो साइड से जब हमने पेरीमीटर निकाला था तो 24 आया था, जब हमने पेरीमीटर को 24 रखा तो साइड हमारी 8 आ गई। क्लियर है, दोनों तरीके से क्लियर हो गया ये। अब एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं एरिया की। एरिया का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो फिर से √3/4, ये तो अपने जगह पे ही है, इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या पावर है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कि संख्या को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी साइड रहेगी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि साइड के जगह पे हम 8 रखेंगे, साइड पे स्क्वायर था, 8 पे स्क्वायर कर दिया, फिर इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, मतलब कि 8 को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इस 4 से ये 8 2 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 2 जा 8। अब यहां पे देखो क्या क्या बचा, तो मेरे पास बचा √3 इंटू 2
8 √3 × 2 × 8। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दो संख्या बिना रूट का दिख रहा है, एक संख्या रूट के अंदर से दिख रहा है, तो जो संख्या रूट के अंदर है वो बाकी दोनों के अलग कैटेगरी में चला गया। बाकी दोनों रूट के बाहर है, बिना रूट का है, तो वो दोनों सेम कैटेगरी का है, बट जो रूट के अंदर है वो अलग कैटेगरी का चला गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आपस में तो नहीं होंगे। जब कैटेगरी चेंज हो जाता है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो हम करेंगे क्या, जैसे ए और बी, तो ए और बी दोनों अलग अलग चीज है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए बी। ए बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो सेम कंडीशन ये है कि √3 को 2 से और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 तो इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो √3 ही बना हुआ है। मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है, इन दोनों नंबर को। ठीक है, तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16, और बाकी का हम लिख देंगे √3। 16 √3, इसका मतलब ये हुआ कि 16 और √3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन था वो मीटर में दे रखा था। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम एरिया निकालते हैं। अब इसी का अपोजिट पहलू लोगे तो बिल्कुल सेम तरीके से चलना है। एरिया, अब सपोज करो कि एरिया मेरा गिवन है, साइड निकालना है, तो एरिया के बराबर में जो एरिया गिवन है वो रख देंगे, फिर एरिया की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बराबर में जो एरिया गिवन है वो रखेंगे, फिर साइड की वैल्यू निकालने के लिए ये चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चली जाएगी, हमारा साइड आ जाएगा। लेकिन साइड अभी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, फिर आगे चलोगे तो स्क्वायर हटाओगे, यानी कि इधर से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे रूट चढ़ाओगे, इस हिसाब से हमारा साइड भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसको मैं एक बार समझा ही देता हूं। सपोज करो कि हमने अभी एरिया क्या निकाला था, 16 √3 निकाला था ना, तो हम सेम एरिया रख देते हैं 16 √3। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एरिया गिवन है, साइड निकालना है, एरिया गिवन है, साइड निकालना है, तो जो चीज गिवन है उसी चीज से जो निकालना है वो भी निकलेगा। ठीक है, तो एरिया गिवन था, तो एरिया की जगह पे अब हम ये देख रहे हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलो यहाँ पे ए स्क्वायर कर लिया, साइड तो हमें फाइंड करना था ना, तो साइड को मैंने ए लेट कर लिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर। अब इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, 16 √3। अब देखो ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। अब ये जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा √3 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 16 √3, और ये 4 इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए √3 को यहां से हटाएंगे, तो √3 इधर से इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 16 √3 इंटू 4 अपॉन में √3। अब देखो 16 और √3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और इसके भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कि तीनों संख्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और जब संख्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं अगर हो रहा हो तो √3 से √3 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू बच गया 16 इंटू 4। ठीक है, अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने ये रूट में चला जाएगा, और रूट के अंदर संख्या का फैक्टराइज ही करना पड़ता है। ठीक है, तो आखिर तो मुझे ओपन करना ही है, तो मैं क्लोज करूंगा क्यों, इसको वैसे ही छोड़ देता हूं। अब मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, यहां से स्क्वायर हटाया तो सामने रूट चढ़ा, यानी कि ए के पास से स्क्वायर हट गया, तो 16 इंटू 4 जो है ये अंडर रूट के वो रूट के अंदर आ गया। ठीक है, 16 इंटू 4। अब करेंगे क्या, जैसे देखो रूट के अंदर जब कोई संख्या चला जाता है तो कौन से कंडीशन से बाहर निकलेगा, जब उस संख्या का सेम संख्या का पेयर बन जाए। जैसे बात कर रहे हैं 16 का, तो 16 क्या किसी संख्या का सेम संख्या का पेयर बनाएगा, तो हाँ बिल्कुल बनाएगा। किसका बनाएगा, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी तरीके से क्या 4 किसी सेम संख्या का पेयर बनाएगा, तो बिल्कुल बनाएगा। किसका बनाएगा, तो 2 का बनाएगा। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूं 16 को मैंने लिखा 4 इंटू 4 और इंटू 4 को लिखा 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहां पे देखो 4 का पेयर बना मतलब कि 4 बाहर आ गया, इंटू 2 का पेयर बना मतलब 2 बाहर आ गया, तो a की वैल्यू 4 2 जा 8 मीटर, a की वैल्यू 8 मीटर आ गई। हमारा 8 मीटर ही था, सेम एरिया पे सेम, पहले इस साइड पे हमने एरिया निकाला, फिर सेम एरिया पे हमने साइड निकाला, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द एरिया एंड perimeter of isosceles triangle whose sides are 5 centimeter and 4 centimeter. Find the area and perimeter of isosceles triangle whose side are 5 centimeter and 4 centimeter. चलो दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि ट्रायंगल में तो 3 साइड होती है, बट मैंने 2 साइड ही क्यों लिखा है? ठीक है, अब ये चीज तुम्हें समझना होगा। Whose, यहां पे एक चीज लिख दे रहा हूं, इक्वल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर and base is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। मुझे ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती है और बाकी जो तीसरी साइड होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड अलग है। तो इक्वल साइड मैंने क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, तो यहां भी 5 हो जाएगा, यहां भी 5 हो जाएगा, और बाकी के बेस जो हमारा दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड को प्लस करना होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे 5 + 5 + 4। ठीक है, अब तीनों साइड को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 5 + 5 10 और 10 + 4 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर निकल गया। अब बात करते हैं इसका एरिया। मेन चीज इसका एरिया ही समझना है। ठीक है, पेरीमीटर तो आराम से निकल जाएगा, एरिया समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले इसको राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना होता है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या? कि इसके अंदर मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा। जैसे ही इसके अंदर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये 2 राइट ट्रायंगल में बट गया। ठीक है, एक ये राइट ट्रायंगल हो गया, एक ये राइट ट्रायंगल हो गया। और जब भी एक लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये लाइन बराबर भाग में बढ़ जाता है। जैसे पूरा अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो इसका मतलब कि 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 2 सेंटीमीटर, ये भी बन गया 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, यहां से अगर मैं खाली इस तरफ की बात करूं, ठीक है, इस तरफ की, तो ये एक राइट ट्रायंगल बना रहा है। और राइट ट्रायंगल में जब 2 साइड गिवन होती है और थर्ड साइड फाइंड करनी होती है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं। तो सेम कंडीशन यहां तुम्हें पाइथागोरस का यूज करना है। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना, मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। हमें सेम वही रखना है, h² = b² + p²। इसको इधर उधर भी कर सकते हो, p² को यहां भी लिख सकते हो, b² को यहां भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस थ्योरम का यूज करके पहले मैं इसका हाइट फाइंड करूंगा, क्योंकि हाइट तो मेरे पास है नहीं। जैसे ही मेरे पास हाइट आ जाएगा तो फिर मैं वापस राइट ट्रायंगल का एरिया रख दूंगा 1/2 * बेस * हाइट। ठीक है, पहले ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट फाइंड करो इस थ्योरम से। अब मैं ये समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में ही समझा रखा हूं, तो तुम्हें यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करनी है। इस साइड को फाइंड करने के लिए तुम्हें यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। ये साइड फाइंड करने के बाद फिर ये फॉर्मूला पुट कर देना 1/2 * बेस * हाइट। अब जैसे देखो, जब बेस रखोगे
तो बेस तुम्हें 2 नहीं रखना, बेस तुम्हें पूरा 4 ही रखना है, ठीक है। 4 बेस रखोगे तो एक ही बार में इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, लेकिन अगर 2 रखोगे तो एक बार में सिर्फ एक ही ट्रायंगल का एरिया आएगा, फिर तुम्हें दोबारा ये ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस से अच्छा है कि हम पूरे बेस को ले लेंगे एक ही बार में, तो ये दोनों ट्रायंगल इंक्लूड हो जाएगा, और बाकी जो हमने हाइट निकाला है वो हाइट की जगह पे उसके वैल्यू रख देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो फाइनल कैलकुलेशन होगा उससे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 स्केलन का, कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्केलन ट्रायंगल whose sides are 5 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter। अब समझो, ये बात स्केलन ट्रायंगल की है। स्केलन ट्रायंगल में मैंने पहले ही बता दिया था कि स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है विषमभुज। विषमभुज का मतलब कि इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी, तीनों साइड अलग अलग होगी, ठीक है। तो चलो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम ये है स्केलन ट्रायंगल, जिसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब इनके साइड्स, जो भी साइड दे रखे हैं उसको पॉइंट आउट कर दो। 5 सेंटीमीटर सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर मेरा ये है, 4 सेंटीमीटर मेरा ये है, 3 सेंटीमीटर मेरा ये है। किसी भी साइड को कुछ भी मान सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही 5 होगा, ये भी 5 हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है, ये भी 3 हो सकता है, वो भी 4 हो सकता है, ठीक है। तो साइड पुट करने के लिए तुम इंडिपेंडेंट हो। अब हम बात करते हैं पहले पेरीमीटर की। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो 5 + 4 + 3, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया, इसका एरिया थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। स्केलन ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला जो कि होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए, बी और सी जो दिख रहा है ये साइड हो जाएंगे। इसको सपोज ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ए बी सी का तो वैल्यू तुम्हें पता है कि क्या होगा। ए बी सी का मतलब कि जो साइड दे रखा है वही ए बी सी की वैल्यू है। तो तीनों साइड तो मेरे पास गिवन है। अब बात करते हैं एस। एस कैसे निकालेंगे? तो देखो एस निकालने का एक वो समझ लो पहले। एस इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, अच्छा सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या? पेरीमीटर का आधा। सपोज कि 12 सेंटीमीटर मेरा पेरीमीटर आया है, तो 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 आएगा। ये मेरा आधा, यानी कि 6 जो है वो सेमी पेरीमीटर एस का मान हो जाएगा। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या है? तीनों साइड को प्लस करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब कि एस इक्वल टू ए का मान 5 है, बी का मान 4 है और सी का मान 3 है अपॉन 2। तो एस इक्वल टू 5 + 4 9 और 9 + 3 12, 12 अपॉन में 2 और 2 से 12 6 बार में कट गया, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। यहां पे देखो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब जो जो चीज फॉर्मूले में मुझे चाहिए थी वो सारी चीजें हमने फाइंड कर ली है। ए बी सी की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था और बाकी मैंने एस की वैल्यू 6 फाइंड कर ली है। अब इस पे हमें पुट कर देना है।
फिर से हम पहले रूट लगाएंगे। अब s के जगह पे रखेंगे 6, तो पहले s के जगह पे 6 रखा, फिर ब्रैकेट लगाया s माइनस a, तो s के जगह पे दोबारा 6 और माइनस a के जगह पे 5, फिर s माइनस b, s के जगह पे 6 माइनस b के जगह पे कितना 4, और फिर s माइनस c, फिर से s के जगह पे 6 माइनस c के जगह पे 3, फिर रूट लगाएंगे 6। ये संख्या और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई का होगा। फिर 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 इंटू, फिर दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का, फिर 6 में से 4 माइनस किया 2 इंटू, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई का, फिर 6 में से 3 माइनस किया 3। अब देखो, जब भी कोई संख्या रूट के अंदर हो तो तुम्हारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस संख्या का बिल्कुल लोएस्ट से फैक्टराइज कर दो, बिल्कुल छोटे छोटे टर्म में इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। तो अगर 6 का मैं फैक्टर करने जाऊं तो क्या होगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू 1 का 1 ऐसे ही लिखेंगे, 2 का फैक्टर 2 ही रहेगा, 3 का फैक्टर 3 रहेगा। अब ये सारी संख्या रूट के अंदर है, अब हम पेयर मिलाते हैं। अगर मेरा पेयर सेम संख्या का पेयर बन गया तो वहां से एक संख्या बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 2 का पेयर बन गया है, 2 और 2 का पेयर बन गया, मतलब कि यहां से 1 2 बाहर आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 3 और 3 का भी पेयर बन गया, तो यहां से फिर से 1 3 बाहर आ गया। अब देखो बाकी का बचा हुआ है 1, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है। तो 1 स्क्वायर रूट के अंदर रहे या स्क्वायर रूट के बाहर रहे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1 स्क्वायर रूट के अंदर भी 1 ही है, बाहर निकलने के बाद भी 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, खाली वैल्यू है 2 और 3 की। तो रूट से बाहर मेरा क्या क्या निकला, 2 और 3 निकला। तो 2 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। यूनिट हमारा सेंटीमीटर है, चूंकि एरिया फाइंड किए तो यूनिट पे स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्केलेन ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अब देखो चारों क्वेश्चन, चारों ट्रायंगल हमने समझ लिया। राइट ट्रायंगल पे कैसे फाइंड करना था, इक्विलैटरल पे कैसे फाइंड करना था, आइसोसेलेस पे कैसे फाइंड करना था, और स्केलेन पे कैसे फाइंड करना था। एरिया और पेरीमीटर दोनों तरीके से समझ लिया कि एक सीधा रहेगा तो उसी का एक अपोजिट भी होगा। तो अपोजिट वाले में तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सी वैल्यू गिवन है। एरिया की अगर गिवन है तो एरिया के फॉर्मूले से निकलेगा, अगर पेरीमीटर का गिवन है तो पेरीमीटर के फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल से एरिया एंड पेरीमीटर कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल से भी एरिया एंड पेरीमीटर कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक टॉपिक रह गया हमारा सर्कल का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। अगर कोई ऐसा स्टेप या टॉपिक जहां पे तुम समझ नहीं पाए हो, कोई मतलब छोटा बहुत पॉइंट ऐसा रह गया हो जो क्लियर समझ में नहीं आ पाया हो, तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं इसको जरूर समझाऊंगा। और भाई वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम लोग को कुछ नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए गुड बाय।